हेलो गाइस, द स्कॉलर्स एकेडमी पे आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट की यूनिट 9, जिसका नाम है पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट ये है क्या, डेवलपमेंट है क्या। तो विकास, जिसे डेवलपमेंट जिसे विकास कहते हैं, ठीक है, जीवन स्तर में सुधार के लिए सामाजिक आर्थिक मानदंडों का मात्रात्मक और गुणात्मक विस्तार है। यानी कि एक प्रकार से क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों तरीके से जो हमारी सोशल और इकोनॉमिक चीज़ें हैं उनमें एक तरीके से विस्तार है। हालांकि ऐतिहासिक विकास भारी रूप से जीवाश्म ईंधन पर निर्भर करता है, पर हम यहाँ जो पढ़ेंगे वो ये एक व्यापक अवधारणा है। हम सिर्फ और सिर्फ पढ़ेंगे जीवाश्म ईंधन पर चीज़ें, ठीक है। रिन्यूएबल एनर्जी कौन सी है, कौन सी नहीं है, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। इसकी कैरिंग कैपेसिटी की अगर हम बात करें तो किसी पर्यावरण द्वारा अपने संसाधनों को नष्ट किए बिना अनिश्चित काल तक पोषित की जाने वाली अधिकतम जनसंख्या, वो उसकी क्या कहलाती है, कैरिंग कैपेसिटी। इसके बाद हम देखेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये पूछा भी जाता है और ये इम्पॉर्टेंट भी है। इसमें हम देखेंगे कि इसका विकास कैसे होता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट आया, लेकिन इसका विकास कहाँ से हुआ। तो इसमें जो सबसे पहली कॉन्फ्रेंस हुई थी उसे हम बोलते हैं स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, जो हुई थी 1972 में, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, ठीक है। ये मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र का एक सम्मेलन था, जिसमें मानव विकास और पर्यावरण क्षरण को जोड़ने वाला एक वैश्विक शिखर सम्मेलन था। इसमें क्या किया गया कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट था और जो एनवायरनमेंट डिग्रेड हो रहा था, उन दोनों को रिलेट किया गया कि ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। जब मानव का विकास होता है तो कहीं ना कहीं पर्यावरण क्षरण भी होता है और पर्यावरण को उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। इसके बाद जो सेकंड कॉन्फ्रेंस हुई वो हुई ब्रंटलैंड कमीशन। ये इसकी रिपोर्ट आई 1987 में, ब्रंटलैंड कमीशन। इसका जो मेन इसका टाइटल था वो था आवर कॉमन फ्यूचर। ये पूछा जाता है कि आवर कॉमन फ्यूचर किसका था मेन टाइटल, तो ये ब्रंटलैंड रिपोर्ट का था जो 1987 में आई थी। इसको अगर हम इसकी परिभाषा देखें तो ऐसा विकास जो भावी पीढ़ियों से समझौता किए बिना वर्तमान की स्थिति की आवश्यकताओं को पूरा करें। मतलब इसमें सतत विकास को परिभाषित किया गया। सबसे पहले अगर देखा जाए तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को की परिभाषा कहाँ बताई गई है, कहाँ परिभाषित किया गया, वो किया गया था आवर कॉमन फ्यूचर, जिसमें ब्रंटलैंड रिपोर्ट में किया गया था। इसके बाद आता है 1992 में रियो अर्थ समिट। रियो अर्थ समिट, इसमें 3 चीज़ें आई थी। एक तो आई थी एजेंडा 21, जिसे एक्शन प्लान फॉर 21st सेंचुरी कहा जाता है। इसके अलावा कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी CBD आई थी एंड UNFCCC आया था, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क आया था। इसमें एजेंडा 21 21वीं सदी के लिए कार्य योजना, जैविक विविधता पर कन्वेंशन और UNFCCC की रूपरेखा तैयार की गई थी 1992 में। ये आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके आगे देखें तो जो मिलेनियल डेवलपमेंट गोल्स, तो मिलेनियल डेवलपमेंट गोल्स की अगर हम बात करें तो ये तो अब रहे नहीं, ये 2015 में ख़त्म हो चुके हैं। स्टार्ट कब हुए थे, 2000 से। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स की बात करें तो अडॉप्टेड बाय द UN मिलेनियम समिट इन सितंबर 2000, यानी कि सितंबर 2000 में इस सम्मेलन में इसे अपनाया गया था और इसकी समय सीमा 15 वर्ष रखी गई थी, यानी कि वर्ष 2000 से 2015 तक। इसमें क्या था, 8 कोर गोल्स थे, ठीक है, 21 टारगेट्स थे एंड 60 इंडिकेटर्स, यानी कि 21 उद्देश्य, 8 मुख्य लक्ष्य और 60 संकेतक शामिल थे, ठीक है। मुख्य रूप से विकासशील देशों में मानव सूचकांकों को ऊपर उठाने का लक्ष्य था। इसका एम क्या था, इसका एम था डेवलपिंग नेशंस फॉर लिफ्टिंग बेसलाइन ह्यूमन इंडाइसेस, यानी कि जो विकासशील देश हैं उसमें मानव जो सूचकांक हैं उनको एक निश्चित लक्ष्य से ऊपर उठाने का इसका एक गोल था।
इसके गोल की अगर हम बात करें तो गोल 1 और 2, इसमें 8 गोल थे, ठीक है। इसमें पहला था, इसका जो पहला गोल था वो था इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर, और यानी कि अत्यधिक गरीबी और भूख का उन्मूलन। और दूसरा था अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, यानी कि सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा को प्राप्त करना। तीसरे गोल की बात करें तो प्रमोट जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावर वुमेन, यानी कि लैंगिक समानता पर काम करना और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना। चौथा गोल था रेड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, यानी कि बाल मृत्यु दर को कम करना। इसके पांचवें गोल की बात करें तो इम्प्रूव मैटरनल हेल्थ, ठीक है, कम्बैट HIV एंड एड्स, ठीक, ये कम्बैट HIV एड्स एंड मलेरिया एंड ट्यूबरक्लोसिस, जिसका गोल 6 था, यानी कि पांचवा इसका जो गोल था वो मातृत्व स्वास्थ्य दर में सुधार, और छठा जो था वो HIV एड्स मलेरिया और TB से लड़ना था। गोल नंबर 7 और 8 की बात करें तो 7 में आता है इंश्योर इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, यानी कि पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करना। और 8वां गोल है इसका ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट, यानी कि विकास के लिए वैश्विक साझेदारी। इसके आगे अगर हम देखें तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात करते हैं, SDGs की इंपॉर्टेंट है और ये पूछे जाते हैं। तो SDG की बात करें तो ये सितंबर 2015 में आए थे, जब मिलेनियम डेवलपमेंट गोल ख़त्म हो गए थे तो 2015 में SDG आए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। इसमें संयुक्त राष्ट्र सतत विकास शिखर सम्मेलन, यानी कि ट्रांसफॉर्मिंग अवर वर्ल्ड, इसकी थीम थी द 2030 एजेंडा, इसके तहत अपनाया गया था 2015 में। 2015 में ये अपनाया गया क्या, ट्रांसफॉर्मिंग अवर वर्ल्ड द 2030 एजेंडा, ठीक है। और इसकी समय सीमा रखी गई 15 वर्ष की, यानी कि 1 जनवरी 2016 से 31 दिसंबर 2030 तक। इसमें जो थे वो 17 गोल थे, 169 टारगेट्स थे, ठीक है, यानी कि 17 लक्ष्य और 169 उद्देश्य इसमें शामिल किए गए थे। इसके बाद द SDG मैट्रिक्स की अगर हम बात करें तो इसमें 17 जो इसके गोल हैं वो रखे गए थे। इसमें पहला SDG है नो पॉवर्टी, दूसरा है ज़ीरो हंगर, चौथा है गुड हेल्थ एंड वेलबींग, ठीक है, चौथा क्वालिटी एजुकेशन, पांचवा जेंडर इक्वालिटी, छठा क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन है, सातवां क्या अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, आठवां है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, नवा है इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ठीक। इसके स्टार्टिंग से 1st, 2nd, 3rd, 4th और 5th तक आप पढ़ लीजिए अगर ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहते हैं। इसके बाद जो 10th और 11th है, 10th है रेड्यूस इक्वलिटीज़ और 11th है सस्टेनेबल सिटीज़। इसके बाद ये इंपॉर्टेंट है 12, 13, 14, 15। 12 क्या है रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन, ठीक है, और 13 है क्लाइमेट एक्शन, ये आया है कई बार क्लाइमेट एक्शन, 13 क्लाइमेट एक्शन है, और 14 है लाइफ बिलो द वाटर, और 15 है लाइफ ऑन लैंड। लाइफ ऑन लैंड ये भी पूछा गया है, ये दोनों लाइफ ऑन लैंड एंड लाइफ बिलो द वाटर, ये 14 है, और लाइफ ऑन लैंड 15 है। इसके बाद 16 में जाते हैं पीस जस्टिस एंड इंस्टीट्यूशंस, और 17 में आ जाएगा पार्टनरशिप फॉर गोल्स, यानी कि वैश्विक भागीदारी। इसके साथ ह्यूमन इन्वायरमेंट इंटरेक्शन की अगर हम बात करें तो ह्यूमन इन्वायरमेंट इंटरेक्शन में इसमें 2 चीज़ें हैं, एक है एंथ्रोपोजेनिक गतिविधियाँ, यानी कि मानवजनित गतिविधियाँ। मानवजनित क्या होती हैं, प्राकृतिक आवासों को संशोधित करने वाले मानवीय कार्य, यानी कि जो किसी जीव जंतु पशु पक्षियों के जो प्राकृतिक आवास हैं उनमें संशोधित करके हम अपने मानव जो उसको संशोधित करता है, ठीक है। और मुख्य कारकों में शहरीकरण, वनीकरण, वनों की कटाई, रासायनिक खेती और गहन खनन इसमें शामिल है। इसे क्या बोलते हैं एंथ्रोपोजेनिक, यानी कि जो नेचुरल हैबिटाट्स हैं उनमें हम क्या करते हैं, हम लोग जो मनुष्य हैं उसमें चेंजेस करते हैं, ठीक है, जिससे जो प्राकृतिक पर्यावरण है, जो जीव जंतु है उसको क्षति पहुंचती है। इसके दुष्प्रभाव क्या है, यानी कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, इसका जो है इकोसिस्टम हमारा होता है वो विखंडित होता है, यानी कि उसका फ्रेगमेंटेशन होता है, जैव विविधता का तेजी से ह्रास होता है, यानी कि रैपिड लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी होता है,
और जैव भू रासायनिक चक्रों के जिसमें कार्बन चक्र, नाइट्रोजन चक्र, ऑक्सीजन चक्र आते हैं, ये चक्र टूटते हैं और उसमें क्या होती है, ग्लोबल वार्मिंग तेज़ी से बढ़ती है। जब एंथ्रोपोजेनिक गतिविधियाँ बढ़ती हैं तो ग्लोबल वार्मिंग और तेज़ी से बढ़ती है। इसके अलावा इन्वायरमेंटल पोल्यूशन फाउंडेशन यानी कि पर्यावरणीय बुनियादी तत्व, इसमें प्रदूषण की रूपरेखा की बात करेंगे। तो प्रदूषण होता क्या है? प्रदूषण की अगर हम बात करें यानी कि जो चीज़ स्वच्छ न हो, जिसमें कोई मिलावट हो, वो प्रदूषण है। जैसे हवा, पानी, भूमि के भौतिक, रासायनिक या जैविक गुण यानी कि जो उसके नेचुरल एलिमेंट्स हैं उसमें कोई अवांछनीय परिवर्तन जो जीवित जीवों को नुकसान पहुंचाता है, वो प्रदूषण कहलाता है। इसमें आती हैं जैव निम्नीकरण और गैर जैव निम्नीकरण। जैव निम्नीकरण आता है रोगाणुओं द्वारा विघटित, जैसे घरेलू सीवेज आदि, यानी कि जो अपघटित हो जाते हैं वो जैव निम्नीकरण है। और जैव अनिम्नीकरण यानी कि नॉन बायोडिग्रेडेबल वो होते हैं जो बहुत जल्दी दशकों तक बने रहते हैं, बहुत जल्दी अपघटित नहीं होते हैं, जिससे इसमें प्लास्टिक आ गई, DDT आ गई, भारी धातु आ गई। और बायोडिग्रेडेबल जो बहुत जल्दी डिकम्पोज हो जाते हैं, उसे हम बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं। इसके बाद प्राइमरी एंड सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। प्राइमरी पोल्यूटेंट्स की अगर हम बात करें तो इमिटेड डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्स इनटू द एटमॉस्फेयर इन एन अनअल्टर्ड फॉर्म, यानी कि स्रोत से सीधे वायुमंडल में उसी रूप में उत्सर्जित होते हैं। ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं होता है। जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, लेड, ये सब हो गए, ये इसके एग्जाम्पल हैं, ये प्राइमरी पोल्यूटेंट्स। सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं? फॉर्म्ड इन द एटमॉस्फेयर थ्रू द केमिकल रिएक्शंस बिटवीन द प्राइमरी पोल्यूटेंट्स एंड एम्बिएंट कंपाउंड्स, यानी कि जो प्राइमरी होते हैं वो डायरेक्टली जो होते हैं वो एटमॉस्फेयर में आ जाते हैं और प्रदूषण फैलाते हैं। जबकि सेकेंडरी जो होते हैं, सेकेंडरी की बात करें तो सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स वे होते हैं, यानी कि जब प्राइमरी पोल्यूटेंट्स आपस में रिएक्शन करके एटमॉस्फेयर में जाते हैं या एटमॉस्फेयर में आपस में रिएक्शन करते हैं, फिर एक ऐसे तत्व का निर्माण करते हैं जो प्रदूषण को हानि पहुंचाता है, उसे हम सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स बोलते हैं। इसमें आ जाता है जैसे पैन, ओजोन, ठीक है, पैन को बोलते हैं पेरोक्सिटिल नाइट्रेट, स्मोक हो गया, एसिड रेन हो गया, H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया। जैसे देखो HNO3 हो गया, H2SO4 हो गया, अब ये दो चीज़ों के रिएक्शन से बने हुए हैं, जबकि ये सिंगल हैं। ठीक है, ये कोई रिएक्शन नहीं करते हैं, डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं और ये प्रदूषण को फैलाते हैं। इसके बाद एयर पोल्यूटेंट्स की अगर हम बात करें तो एयर पोल्यूटेंट्स में SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स और पार्टिकुलेट मैटर PM, इसमें दो तरीके होते हैं, PM10 और PM2.0। SO2 क्या होता है? रिलीज हैविली वाया कोल कंबशन, यानी कि जब बहुत ज़्यादा कोल जलाया जाता है, ठीक है, या जैसे इन थर्मल पावर प्लांट्स हो गए या कहीं भी हो गया, तो SO2 से निकलती है और ये क्या करती है? इन्वायरमेंट को प्रदूषित करती है, जो एयर को पोल्यूट करती है। इसके अलावा हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड तब निकलती है जब किसी चीज़ को हम जलाते हैं, कोई लकड़ी हो गया, कुछ भी हो गया, उसको हम जलाते हैं और कम्प्लीटली उसका कंबशन नहीं होता है। ठीक है, तो क्या होता है? उससे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है और ये क्या करती है? ये ज़्यादातर क्या करती है? हमारे हीमोग्लोबिन में मिल जाती है और ऑक्सीजन को रोक देती है। कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे बॉडी में उसका प्रवाह ब्लड के थ्रू ज़्यादा करने लगती है, तो इससे क्या होती है? व्यक्ति की डेथ भी हो सकती है अगर कार्बन मोनोऑक्साइड वो ज़्यादा मात्रा में ले लेता है। इसके अलावा आता है नाइट्रोजन की ऑक्साइड, इमिटेड फ्रॉम द हाई टेम्परेचर व्हीकल्स कंबशन, यानी कि जब हाई टेम्परेचर पर जब कंबशन होता है व्हीकल्स वगैरह में, तब नाइट्रोजन के ऑक्साइड निकलते हैं। और PM10 और PM2.5 ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, यानी कि ये बहुत छोटे होते हैं जिनको हम अपनी इन आँखों से नहीं देख सकते हैं जब तक किसी इक्विपमेंट का उपयोग ना करें। ठीक है, और ये क्या करते हैं? ये चिमनी वगैरह से निकलते रहते हैं, PM10 और PM2.5, और ये पोल्यूशन तो एयर पोल्यूशन तो फैलाते ही हैं, साथ ही ये हेल्थ को भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, ह्यूमन हेल्थ को। इसके अलावा आता है फोटोकेमिकल स्मोक वर्सेस द क्लासिकल स्मोक, यानी कि स्मोक के प्रकार ऑफ फोटोकेमिकल एंड क्लासिकल स्मोक। तो फोटोकेमिकल स्मोक को हम बोलते हैं लॉस एंजलिस स्मोक और क्लासिकल स्मोक को लंदन स्मोक बोलते हैं। ये पूछी जाती हैं चीज़ें।
ठीक है। अब इसमें डिफरेंस क्या है, सबसे पहले हम देखेंगे इसमें क्लाइमेटिक कंडीशन क्या होती हैं इनकी इनकी। तो जो लॉस एंजलस है या फोटोकेमिकल स्मोक है वो सनी कंडीशंस में होता है, वार्म ड्राई और ड्राई क्लाइमेट में होता है, ठीक है, और हैपेंस इन समर में होता है। और जबकि लंदन स्मोक जो है वो कूल ह्यूमिड जस्ट अपोजिट उसका होता है, ठीक है, डैम क्लाइमेट हैपेंस इन विंटर में होता है। इसके अलावा इसके हम अगर केमिकल नेचर की बात करें तो ये जो लॉस एंजल्स स्मोक यानी कि फोटोकेमिकल स्मोक होता है वो ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर होता है, यानी कि रिच इन O3 एंड पैन, ये ऑक्सीडाइजिंग प्रकार का होता है। जबकि जो लंदन स्मोक होता है जिसे हम क्लासिकल स्मोक बोलते हैं वो रिड्यूसिंग नेचर का होता है, ठीक है, हाई इन SO2 एंड सूट इसमें बहुत ज़्यादा होता है। इसके प्राइमरी सोर्स की बात करें, यानी कि ये लॉस एंजलस स्मोक कहाँ से निकलता है, इसका प्राइमरी सोर्स क्या है, तो ये वेहिकुलर एग्जॉस्ट एमिशन इंटरेक्टिंग विद द सनलाइट, ये इसका प्राइमरी सोर्स है। जबकि क्लासिकल स्मोक जिसे हम लंदन स्मोक कहते हैं इसके प्राइमरी सोर्स को हम देखें तो इंडस्ट्रियल और डोमेस्टिक कोल बर्निंग इसका मेन सोर्स होता है जहाँ से ये निकलता है। इसके आगे वाटर पोल्यूशन की अगर हम बात करें, वाटर पोल्यूशन यानी कि यूट्रोफिकेशन। अब यूट्रोफिकेशन की प्रक्रिया की अगर हम बात करें तो जलाशयों में पोषक तत्वों की वृद्धि, यूट्रोफिकेशन मतलब जो हमारे न्यूट्रिएंट इनरिचमेंट हो जाता है, यानी कि जो हमारी वाटर बॉडीज़ होती हैं, वाटर बॉडीज़ में जो पोषक तत्व बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, यानी कि उनकी वृद्धि हो जाती है, इनरिचमेंट हो जाता है, ठीक है, जिससे एल्गल ब्लूम हो जाता है, शैवाल मृत हो जाते हैं। तो इसके क्या होता है, तो घुलित ऑक्सीजन वो क्या करते हैं जब सोख लेते हैं तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो होती है वो बढ़ जाती है, यानी कि जब हम BOD इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, ऑक्सीजन की कमी से जलीय जीव मरने लगते हैं यूट्रोफिकेशन में आपको याद रखना है कि क्या होता है, यूट्रोफिकेशन में होता है कि ये न्यूट्रिएंट इनरिचमेंट हो जाता है, यानी कि पोषक तत्व बढ़ जाते हैं तो जो BOD है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड वो भी बढ़ जाती है। जब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाती है क्योंकि ऑक्सीजन की वहाँ पे कमी हो जाती है, उससे जलीय जीव मरने लगते हैं। इसके अलावा बाई एक्यूमुलेशन एंड बायो मैग्नीफिकेशन की अगर हम बात करें तो बायो एक्यूमुलेशन एंड बायो मैग्नीफिकेशन में डिफरेंस बस आपको देखना है क्योंकि ज़्यादातर लोग इसमें कन्फ्यूजन में रहते हैं। जैव संचयन यानी कि बायो एक्यूमुलेशन किसी एक विशिष्ट जीव के शरीर के भीतर समय के साथ साथ किसी विषैले पदार्थ की सांद्रता में वृद्धि, क्योंकि उत्सर्जन की दर अवशोषण से कम होती है, ठीक है। बायो एक्यूमुलेशन क्या होता है, यानी कि एक बॉडी है तो वो क्या करती है धीरे धीरे उसके जो कॉन्सनट्रेशन होता है, किसी विषैले पदार्थ का कॉन्सनट्रेशन इसमें बढ़ता जाता है, बहुत बढ़ जाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं बायो एक्यूमुलेशन, यानी कि उसका संचयन हो रहा है उसके अंदर। और जैव आवर्धन क्या होता है, बायो मैग्नीफिकेशन क्या होता है, जैव आवर्धन निम्नीकरण विषाक्त पदार्थों जैसे पारा DDT की सांद्रता का खाद्य श्रृंखला के विभिन्न पोषण स्तर में ऊपर की ओर बढ़ते जाना। अब जैव आवर्धन क्या होता है, अगर हम इसकी बात करें तो एक ये लेवल था, ठीक है, एक यहाँ तक था, अब एक जब ऊपर आया तो ये बढ़ गया, अब इसके बाद यहाँ तक हो गया, ये बढ़ता जा रहा है, इसको हम बोलते हैं जैव आवर्धन यानी कि बायो मैग्नीफिकेशन। एक स्तर से दूसरे स्तर तक बढ़ते जाना, यहाँ कम था यहाँ और ज़्यादा, यहाँ और ज़्यादा, तो इसे हम बोलते हैं जैव आवर्धन बायो मैग्नीफिकेशन। और जैव संचयन क्या होता है, खुद में संचित हो जाना, खुद में ही वो विषाक्त पदार्थ को संचित करता जा रहा है, इसे हम बोलते हैं जैव संचयन। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।